हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दरुपकर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम डायबिटीज़ और मेल इनफर्टिलिटी इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या आपका रेज ब्लड शुगर लेवल आपका फर्टिलिटी जो है वो हैम्पर कर रहा है? यस डेफिनेटली, जब डायबिटीज़ डायग्नोज होता है उसकी वजह से फर्टिलिटी जो है वो ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ होती है। पर वो कैसे होती है? टाइप 1 या टाइप 2 ऐसे दो प्रकार के डायबिटीज़ जो है वो हो सकते हैं। अब टाइप 1 डायबिटीज़ मतलब कि आपको चाइल्डहुड से ही डायबिटीज़ है, बचपन से आपको डायबिटीज़ है जिसके लिए आपको इंसुलिन लेना पड़ रहा है, या फिर ये कॉमन नहीं होता है ज़्यादा। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो कॉमन होता है, मतलब कि 30-35 एज के बाद आपको बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल आपको डायबिटीज़ हुआ है, रेड्स ब्लड शुगर पता चला है और उसके बाद आपको टैबलेट्स और उसके बाद इंसुलिन आपको स्टार्ट हुआ है। ये जो टाइप 1 और टाइप 2 ऐसे मिला के 282 मिलियन मेल्स में डायबिटीज़ जो है वो डायग्नोज हुआ है। अब ये डायबिटीज़ जो है वो कैसे कॉज करता है, फर्टिलिटी को अफेक्ट कैसे करता है? डायबिटीज़ होने की वजह से, अनकंट्रोल शुगर होने की वजह से और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से टेस्टोस्टेरॉन लेवल जो है वो कम होता है। अब ये टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम हो जाने की वजह से जनरली क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? इसमें स्पर्म काउंट कम होना, मतलब कि जो शुक्राणु है उनकी संख्या कम होना, मोटिलिटी अफेक्ट होना, मतलब स्पर्म मोटिलिटी कम हो जाना। उसके अलावा डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स जो है, जिसे हम डीएफआई भी कहते हैं, वो बढ़ जाना, मतलब कि जो डेड मोटाइल स्पर्म है वो बढ़ जाना। डेड डीएफआई बढ़ने की वजह से जो प्रेगनेंसी है वो रहने में दिक्कत होना। उसके अलावा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और इम्पोर्टेंसी होना, जिसकी वजह से नेचुरल कांटेक्ट पॉसिबल ना होना। ये सारी जो दिक्कतें हैं वो डायबिटीज़ की वजह से आपको आ सकती है। अब इसमें ऐसा कोई वैल्यू नहीं है कि ये वैल्यू के बाद ही या फिर ये ब्लड शुगर लेवल के बाद ही ये सारी दिक्कतें आती हैं, ऐसे कोई वैल्यू नहीं है रिसर्च में। लेकिन जब भी अनकंट्रोल ब्लड शुगर लेवल होता है तो ये अनकंट्रोल ब्लड शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम होता है, और ये टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम होने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज होते हैं। अब लो स्पर्म काउंट मतलब कि 10 मिलियन पर ml से लो होना काउंट, मोटिलिटी जो है वो 30% से कम होना, या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना, और उसके अलावा डीएफआई जो है वो 30-35% से बढ़ जाना। 35% से अबोव अगर डीएफआई है, ये सारी चीज़ें जो है वो इनफर्टिलिटी कॉज करती है। अब इसमें एक एपिजेनेटिक डिस्फंक्शन नाम की भी चीज़ रहती है, जिसमें कि अगर ये जो डायबिटीज़ आपको है तो वो अगर हम इसी थ्रू जाते हैं तो ये आपके ऑफस्प्रिंग को जा सकता है, क्योंकि स्पर्म्स में भी एपिजेनेटिक डिस्फंक्शन जो है वो कॉज करता है। तो जो भी आपके नेक्स्ट जनरेशन है उनमें भी ये टाइप 1 या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है, जिसको हम एपिजेनेटिक डिस्फंक्शन इन स्पर्मेटोजेनेसिस ऐसा कहते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है हमने जानी कि कैसे डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। अब हम जानेंगे कि कैसे इससे हम लोग बच सकते हैं, या फिर कैसे हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेनली जो स्पर्म काउंट या मोटिलिटी कम होती है तो इसका कारण होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ जो है वो ज़्यादा है। अब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए स्पर्म के डेलेटेरियस होते हैं। तो इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हम लेते हैं तो वो हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट इन स्पर्म मोटिलिटी और डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स में भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए मदद करते हैं। लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रॉपर 3 to 4 मंथ्स आपने कंज्यूम करने चाहिए। इसके अलावा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो किस में अवेलेबल है? तो फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो है उसमें, और उसके अलावा स्प्राउट्स में ये फ्रेश एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो अवेलेबल रहते हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रह सकते हैं। इसके अलावा वेट लॉस करना, आपका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रखना, उसके अलावा HbA1c, फास्टिंग पीपी, ये रेगुलरली आपने चेक करते रहना और उसे कंट्रोल में रखना। अगर आपको ओरल एंटी डायबिटिक पे आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है तो इंसुलिन उसमें ऐड करना और फिर शुगर लेवल कंट्रोल में लाना, ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहती हैं। अब
इसमें हम जानेंगे कि अगर बहुत ही ज़्यादा लो स्पर्म काउंट है तो क्या कर सकते हैं। अगर लेस देन 10 मिलियन आपका काउंट है, DFI अगर आपका रेज्ड है, मतलब कि वो 35 से ऊपर है, और उसके अलावा मोटिलिटी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज है, तो ऐसे केस में हमें IUI ये ऑप्शन, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन ये ऑप्शन नहीं रहता है। तो ऐसे केस में हमें IVF या फिर ICSI प्रोसीजर का मदद लेनी पड़ती है, जिसमें हम एग में डायरेक्टली स्पर्म्स जो है वो इंजेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें भी अगर DFI रेज्ड है या फिर मोटिलिटी और काउंट कंप्रोमाइज्ड है, तो स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक्स जो है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक्स में मैक्स मतलब कि मैग्नेटिक असिस्टेड सेल सॉर्टिंग, ये टेक्निक बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। ये मैग्नेटिक असिस्टेड सेल सॉर्टिंग जो है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कॉलम होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं, और एनेक्सिन बीड की सहायता से, एनेक्सिन 5 बीड्स होते हैं जिसके सहायता से हम ये जो सैंपल है ये कॉलम के थ्रू पास करते हैं, और जो डेड फ्रेगमेंटेड स्पर्म्स होते हैं वो ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ये बाजू हट जाते हैं, और जो हेल्दी स्पर्म्स है वो हमें पिलेट में मिलते हैं। तो ये मैक्स टेक्निक से जो सिलेक्टेड स्पर्म्स रहते हैं वो हमें कम फ्रेगमेंटेशन वाले रहते हैं, और ये जो मैक्स से सिलेक्टेड स्पर्म है वो हम अगर ICSI करने के लिए, मतलब कि IVF करने के लिए अगर यूज़ करते हैं, तो उससे हमें अच्छा क्वालिटी का एम्ब्रियो मिलने में और प्रेगनेंसी रहने में मदद होती है। सो हर एक ही बार अगर आपको डायबिटीज़ है, मतलब आपको IVF की ही ज़रूरत पड़ेगी ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ है तो आपने एक बार आपका सीमेन एनालिसिस और उसमें सारे पैरामीटर, मतलब कि आपका स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी मतलब कि हेड, मिड पीस, टेल ये प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि डायबिटीज़ में मॉर्फोलॉजी भी अफेक्टेड रह सकती है। तो ये एक बेसिक सीमेन एनालिसिस आपने करवा लेना, और आपका शुगर लेवल कंट्रोल में है कि नहीं ये देख लेना बहुत ज़रूरी है। अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो उसके लिए भी IUI ऑप्शन अवेलेबल है, और अगर मोटिलिटी काउंट बहुत ही डिस्टर्ब्ड है, बहुत कम है, तो उस केस में हमें IVF की मदद लेना पड़ सकता है। सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड कि कैसे डायबिटीज़ जो है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम करने की वजह से कैसे कैसे मेल इनफर्टिलिटी कॉज करता है, और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल होते हैं, कैसे हम स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक्स मैक्स ये यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा माइक्रोफ्लूइडिक्स, PICSI ये भी स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक्स जो है वो अवेलेबल है, लेकिन डिपेंड करता है आपके स्पर्म मोटिलिटी के ऊपर कि हम कौन सी इसमें टेक्निक यूज़ करेंगे स्पर्म सिलेक्शन की। सो आई होप ये जो हमने डायबिटीज़ और मेल इनफर्टिलिटी रिलेटेड वीडियो जो आज हमने डिस्कस किया वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।